brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। धनु 9 लोगों के साथ भारत आई थी। आते ही उसने एक मोटा चश्मा खरीदा और तैयारी में लग गई। मानसिक तैयारी उस काम की जिसकी कल्पना भर आपको सिहरन से भर सकती है। उसे तमिल तो आती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो यहाँ के लोगों से बात करेगी तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि वो श्रीलंका के जाफना से आई है। इसलिए वो घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी। लेकिन अब इतना जानते हैं कि वो कम से कम 3 बार घर से निकलकर रैलियों में शामिल हुई। पहली 2 रैलियां ड्राई रन थी, जैसे प्रैक्टिस मैच होता है। 20 मई 1991 की रात उसने एक फिल्म देखी और अगले रोज अपनी खास ड्रेस पहनी और चेन्नई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में उस जगह पहुंच गई जहां कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभा होने वाली थी। सभा स्थल के रास्ते में उसने एक आइसक्रीम खाई और इंतजार करने लगी। रात 10 बजे के करीब राजीव गांधी का काफिला वहां पहुंचा। सफेद एम्बेसडर कार से उतरे राजीव गांधी ने मंच की ओर पैदल चलना शुरू किया। चुनाव प्रचार के एक बेहद लंबे दिन के बाद ये उनकी आखिरी सभा होने वाली थी। फिर भी वो रास्ते में लोगों से मिलते रहे। कोई हाथ बढ़ाता तो हाथ मिला लेते, कोई फूल देता तो थाम लेते। इन्हीं लोगों में धनु भी थी। ये उसकी तीसरी और अंतिम रैली थी। सलवार सूट में खड़ी धनु के हाथ में एक माला थी जो वो राजीव गांधी को पहनाना चाहती थी। वो राजीव की ओर बढ़ी तो पुलिस के एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया, लेकिन राजीव धनु को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को संकेत किया और धनु राजीव के ठीक सामने आ गई और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी। और तभी एक तेज रोशनी के साथ धमाका हुआ। स्टील की 10,000 छोटी छोटी गोलियां सारी दिशाओं में बढ़ीं और जो सामने आया उसे भेद कर आगे निकल गई। रात के 10:10 पर 16 लोगों की जान चली गई। इनमें राजीव गांधी और उनके हत्यारी धनु भी शामिल थे। प्रायः हत्या के मामलों में 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, पीड़ित और आरोपी। तीसरा पक्ष होती है सरकार, जिसकी जिम्मेदारी होती है न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन राजीव गांधी हत्याकांड में पक्षों की गिनती न सिर्फ लंबी है, बल्कि ये तय करना भी बहुत मुश्किल है कि किसकी बात का वजन कितना आंका जाए। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या थी, भारत की एक प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष की हत्या थी और इन सबसे ज्यादा एक पिता और पति की हत्या थी। और दूसरी तरफ सिर्फ लिट्टे नाम का उग्रवादी आतंकवादी संगठन ही नहीं था। श्रीलंका में दमन से आजिज आए तमिलों का एतराज़ भी था और उस एतराज़ को लेकर भारत के तमिलों की भावनाएं भी, जो उस दौर में और आज के दौर में भी तमिल राजनीति को प्रभावित करती हैं भारत में। इसीलिए इस मामले में जब भी कोई मोड़ आया उसे अलग अलग पक्षों ने अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया। ये पूरा चक्र आज फिर घूम रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। दी ललन टॉप शो में हम इन्हीं लोगों की बात करने वाले हैं। इन्हें किन बिंदुओं को आधार बना करके छोड़ा गया और इसके बाद तमिलनाडु में इस निर्णय को किस तरह देखा जा रहा है। पहले हम आपको दोषियों के नाम बता देते हैं जिनके छोड़ने का आदेश हुआ है सर्वोच्च न्यायालय से। इनके नाम हैं नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार। राजीव गांधी हत्याकांड में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 12 की मौत हो चुकी है और 3 कभी पकड़े नहीं गए। बाकी के 26 आरोपियों को टाडा कोर्ट ने जनवरी 1998 में मौत की सजा सुना दी थी, जिसे साल भर में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 26 में से 19 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जबकि 7 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमें से 4 को फांसी की सजा, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में इन चारों की सजा भी उम्र कैद में बदली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 में से इन्हीं 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। एक दोषी पेरारीवलन को इसी साल मई में रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। इसे ही आधार बनाते हुए बाकी दोषियों ने कोर्ट से रिहाई की अपील की थी। आज 11 नवंबर को कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। यानी इस मामले में पेरारीवलन के बाद अब नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस भी जेल से बाहर आ सकते हैं। आज तक से जुड़े कनु सारदा और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने की। बेंच ने अपने फैसले में कहा, लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि दोषी 3 दशक से ज्यादा समय से जेल में हैं। इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा रहा। बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोषियों की जेल में रहकर पढ़ाई करने, डिग्री हासिल करने और उनके बीमार होने का जिक्र भी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है, उनकी राजीव गांधी हत्याकांड में भूमिका क्या थी, इस बारे में भी अब जानते हैं। पहला नाम नलिनी। जिस जगह पर राजीव गांधी की हत्या हुई, नलिनी वहां मौजूद थी। नलिनी पर हत्या की साजिश में शामिल होने और आत्मघाती दस्ते की मदद करने का आरोप लगा। जांच के दौरान मिली तस्वीरों में उसे हत्या करने वालों के साथ देखा भी गया। हत्याकांड के बाद नलिनी ने अपने पति मुरुगन के साथ चेन्नई छोड़ दिया था। करीब 1 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई थी। नलिनी तब गर्भवती थी। बाद में जेल में उसने बेटी को जन्म दिया, जो 5 साल की उम्र तक जेल में ही पली बढ़ी। नलिनी को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदला गया। दूसरा नाम है मुरुगन। मुरुगन लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण का विश्वस्त सहयोगी था। राजीव गांधी की हत्या करने का फैसला करने के बाद प्रभाकरण ने बेबी सुब्रमण्यम, मुतुराजा और शिवरासन के साथ मुरुगन को बुलाया और हत्या की योजना बनाई। फरवरी 1991 में मुरुगन मद्रास आकर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए टीम बनाता है और बाकी सारी व्यवस्था करता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया। कोर्ट ने मुरुगन को भी फांसी की सजा दी थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला गया। तीसरा नाम पेरारीवलन। 11 जून 1991 को पेरारीवलन को गिरफ्तार किया गया था। पेरारीवलन पर आरोप लगे कि हत्याकांड में जिस आत्मघाती जैकेट का इस्तेमाल हुआ, उसमें लगने वाली बैटरी पेरारीवलन ने सप्लाई की। 2 9 वोल्ट्स की बैटरीज थी। जांच हुई, कोर्ट में साबित हो गया कि पेरारीवलन ने ही बैटरी दी थी हत्या के मास्टरमाइंड शिवरासन को। घटना के समय पेरारीवलन 19 साल का था और अभी पिछले 31 सालों से सलाखों के पीछे ही था। उससे भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला गया। संथन। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक संथन श्रीलंका का नागरिक है। 1991 में वो शिवरासन और कुछ अन्य लोगों के साथ श्रीलंका से भागकर भारत आ गया था। शिवरासन ही राजीव गांधी हत्याकांड को अंजाम देने वाली टीम को लीड कर रहा था। कोर्ट ने पाया था कि राजीव गांधी हत्याकांड में संथन ने सीधी और सक्रिय भूमिका निभाई। संथन को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला गया। आरपी रविचंद्रन। पांचवा नाम भारतीय नागरिक रविचंद्रन 80 के दशक में ही तमिल ईलम आंदोलन से जुड़ गया था। कहा जाता है कि लिट्टे के गठन से पहले ही उसके शीर्ष नेताओं के साथ रविचंद्रन के घनिष्ठ संबंध थे। रविचंद्रन समुद्र के रास्ते कई बार श्रीलंका भी गया था। छठा नाम रॉबर्ट पायस। रॉबर्ट पायस लिट्टे का सक्रिय सदस्य था। शिवरासन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। हत्याकांड की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जयकुमारन। जयकुमारन में मुरुगन के बुलाने पर अपने जीजा रॉबर्ट पायस के साथ श्रीलंका से भारत आया था। वो भी लिट्टे का सक्रिय सदस्य था। पायस के साथ साथ जयकुमारन की भी सक्रिय संलिप्तता राजीव गांधी हत्याकांड में पाई गई। गांधी परिवार ने कई बार राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को माफ करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो रिहाई के इस फैसले को पूरी तरह सही नहीं मानती और गांधी परिवार की राय उनकी निजी राय है। आप सुन लीजिए। निवेदन और आह्वान है न्यायालय को कि नहीं दें गुनहगारों को जीवन दान। देखिए, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, प्रतीत भी होना चाहिए। आज उच्चतम न्यायालय ने 6 ऐसे व्यक्ति जो दोषी या अभियुक्त नहीं हैं लेकिन कन्विक्टेड हैं, एक ऐसे फौजदारी कारनामे के लिए जो एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारनामा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक रंग कुछ भी हो, एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, राजीव गांधी हत्याकांड और उसके बाद के घटनाक्रम ने तमिल राजनीति को खूब प्रभावित किया है भारत में। हमने इस बिंदु पर राहुल वी से बात की। राहुल द रूस्टर न्यूज चलाते हैं, जो तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु कैसे देखता है, आप सुन लीजिए। इसको 2 तरह से देखा जा रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, उनका जो जुड़ाव था राजीव गांधी के साथ, वो बहुत ही गहरा था। तो मुझे याद है जब 1991 में जब ये घटना घटी थी, तो उस वक्त लोगों ने एक डमी राजीव गांधी की बॉडीज जगह जगह निकाली थी, सर मुंडवाए थे, लेकिन इतना जुड़ाव था नहीं। तो सबसे पहले तो 6 लोगों का शायद आपने नाम बता दिए होंगे। अगर आप चाहें तो मैं एक बार दोहरा देता हूं। नलिनी, संतान, मुरुगन, रॉबर्ट पायस एंड आरपी रविचंद्रन। इसके अलावा एक और पात्र है जिनका नाम है पेरारीवालन।
राइट। और इन्हीं के रिलीज के बेसिस पे इन 6 लोगों को रिलीज मिली है। यानी पेररीवालन का जो स्टेटमेंट रहा शुरुआत से ही कि मुझे पता ही नहीं कि मैं इस तरह से किसी को की मदद कर रहा हूं, क्योंकि जो 9 वॉट की एक बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी जो बाजार में 15-20 रुपए की मिलती है, वो उन्होंने खरीद के इन लोगों को दी थी। और शायद उसी ने वो कनेक्टर का काम किया था और जिससे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन पेररीवालन को ये ज्ञात ही नहीं था कि वो किसके लिए, ये छोटा लड़का था 21 साल का, और उससे बोला कि भाई दुकान से जाके आप ले आइए। और ये जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, 30 साल तक पेररीवालन अंदर रहे, तो इनके केस को अलग से देखा गया और इन 6 कन्विक्टेड को अलग से देखा गया। डीएमके जो पार्टी है वो इसको एक अपना इलेक्शन मुद्दा बना के चल रही थी। और यही सिर्फ नहीं, एआईएडीएमके भी शुरुआत से ही इन 7 लोगों के रिलीज को लेके एक इलेक्शन प्रचार हमेशा चलता रहता था। 2014 में जयललिता ने, जब इनका वर्डिक्ट आ गया और इनको माफी मिल चुकी थी और इनका कन्विक्शन कम हो गया था, और ये हुआ था कि इन्होंने डबल, लाइक 2 टर्न अपने पूरे कर लिए हैं, यानी अपने जो भी इनको सेंटेंस मिला था। तो तब जब छोड़ने की बात हुई, तब इन्होंने जिस तरह की पिटिशन डाली थी वो रद्द हो गई थी। देन पिछले जो चीफ मिनिस्टर है एडपाडी पल्लीस्वामी, उन्होंने एक सेक्शन इस्तेमाल किया जो कि 161 कहा जाता है। और ये सजेशन था अभी के तत्कालीन जो डीएमके का जो गवर्नमेंट है उसके सुप्रीमो करुणानिधि, उन्होंने तब कहा था जो आप सीआरपीसी के तहत जिस चीज को आप आगे रख रहे हैं वो शायद नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, 161 को आपको रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी उस टाइम पे उस चीज को नहीं किया था। बट एआईडीएमके के जो पल्ली स्वामी है, इन्होंने 161 के तहत इस पिटीशन को आगे किया। और जब ये आगे किया, वहां से ये फाइल पहुंचती है यहाँ के गवर्नर के पास। 2 गवर्नर बदल चुके हैं, दोनों ही गवर्नर जो कि बीजेपी के हैं, इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा पड़े रहने दो इस फाइल को कोने में। इन लोगों के बारे में जब डीएमके का जो मैनिफेस्टो था इस बार के इलेक्शन में, वो ये था कि हम इन 7 लोगों को रिहा करेंगे और ये हमारा मेन उद्देश्य है। और इसको यहाँ के जो यहाँ का जो विधानसभा है वहां से भी इसको पास किया गया। उसके बाद ये जब फाइल वहां पे जाती है, कई बार पूछा भी जाता है तो ये लोग मना करते, तो यहां से ये फाइल जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर इतने समय तक किसी चीज को अटका के रखते हैं तो हम इस पे फैसला लेंगे। अब यहाँ पर 2 चीजें देखने की बात है। एक, डीएमके ये कहता है कि हम इनको छोड़ेंगे। दूसरी बात, डीएमके ये कहता है पेररीवालन को छोड़ के बाकी जो तमाम लोग हैं इनको हम टेररिस्ट की तरह ही देखते हैं, इनको हम कोई अच्छा व्यक्ति नहीं देखते। लेकिन एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, क्योंकि इतने सालों तक ये जेल में रहे हैं, हम इनकी रिहाई का सपोर्ट करते हैं। वहीं पे जो कांग्रेस है वो विरोध करती है। दो की अलायंस पार्टनर्स है, लेकिन वो विरोध क्या करते हैं कि इसमें जो 6 लोग हैं छूटे हुए, इनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका से आते हैं। तो जो सरकार है, जो अभी बीजेपी की सरकार है, वो हमेशा से ये कहती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है उसमें हम बहुत सीरियस है। लेकिन यहां पर आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी का जब इशू आता है, 3 फॉरेनर्स इस कन्वेंशन में शामिल है। अब इनको अगर आप श्रीलंका भेजें, अगर वो ना ले आपसे, क्योंकि साधारण लोग तो नहीं थे, इन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, अब इनको आप कहाँ रखेंगे? श्रीलंका एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? नहीं करेगा तो आप कहाँ लेके जाएंगे? आप इनको जो रेफ्यूजी कैंप है श्रीलंकन जहाँ रहते हैं वहां पे इनको रखना पड़ेगा। लेकिन वहां पर साधारण लोग हैं, ठीक है, अगर सुधर गए जो भी हुआ, लेकिन एश्योरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी की एश्योरिटी क्या है? ये सवाल हमेशा से कांग्रेस उठा के रखता रहा है। डीएमके कहता है कि नहीं, ये लोग सुधर चुके हैं, इनके काफी अच्छे रिमार्क्स आए हैं और इस वजह से इनको छोड़ना जरूरी है। तो पूरी अगर आप कहानी देखें तो जो यहाँ के जो लोग हैं उनके बहुत ही करीबी इमोशंस जुड़े हुए थे राजीव गांधी के साथ। लेकिन समय के चलते चलते ये इमोशंस, एक तमिल जब इमोशंस के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है तो उनको ये लगता है कि देखिए, जब फैमिली ने इनको माफ कर दिया, उसके बाद इन्होंने इतना लंबा समय जेल में गुजार लिया। और इससे भी बड़ी बात जो यहाँ के लोग उठा के रखते हैं, एक ऐसा एक 6 ऐसे लोग हैं जो हर रोज ये सोच के जगते हैं कि आज शायद हमको फांसी लग जाएगी, कल हमें फांसी लग जाएगी, परसों हमें फांसी लग जाएगी। तो पिछले 10-12 सालों तक
जहां पर इन्होंने अपना पूरा टर्न्योर खत्म भी कर लिया, उसके बाद भी हर रोज इनको यही नहीं पता होता था कि हमें फांसी लगेगी कब। यानी इनको ना आपने मारा ना इनको जिंदा रखा। तो ये जो टॉर्चर है, ये बहुत बड़ा टॉर्चर है किसी भी कन्विक्ट के लिए, और इसी को आधार बनाकर इस रिलीज को लोग कुछ समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको इनको ये कहा गया, इनको हीरो बना के दिखाया गया, या फिर इनके लिए ऐसा कुछ नहीं। राहुल ने तमिलनाडु की 3 बड़ी पार्टियों कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके के रुख के बारे में हमें बता दिया। हमने उनसे ये भी पूछा कि तमिलनाडु भाजपा इस विषय पर क्या रुख रखती है। उन्होंने साफ तौर पर ये रखा, देखिए, एक तो नेशनल पार्टी है और एक पार्टी है कांग्रेस, एक है बीजेपी। कांग्रेस कहती है कि हमने तो अपना नेता खोया, बीजेपी कहती है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ असैसिनेशन हुआ है, तो हम इसको हरगिज इसका साथ नहीं देंगे। और इसी वजह से इस फाइल को 2 गवर्नर के आने के बाद भी इसको साइडलाइन किया गया। दूसरी बात, जो डीएमके का मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस था वो ये था कि हम इन 7 लोगों को रिलीज करेंगे। अब अगर इसको रिलीज करने के लिए बीजेपी साथ दे देती है, उनके गवर्नर साइन कर देते हैं, तो एक तरह से बीजेपी डीएमके के उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में इनका साथ देती, राइट। तो यहाँ पे विरोध नहीं था, यहाँ पे एक जिद थी कि हम आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरा नहीं होने देंगे। तो ये था, लेकिन साफ तौर पर कहीं पे भी विरोध कहीं नहीं किया। लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास जो मैंने आज देखा, कई सारे कांग्रेस के जो तमिलनाडु कांग्रेस के जो लोग थे, उनका ये कहना था कि केंद्र की सरकार ने इस पूरे मसले को सही से हैंडल नहीं किया। क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट पे ये मसला आया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था, तो जो सवाल जवाब होने थे वो हो ही नहीं पाए। तो एक तरफा ये रिजल्ट आ गया है। तो अगर केंद्र की सरकार सही तौर पर लोगों को वहां पर नियुक्त करती और जिसका सवाल जवाब होता, चैलेंज कर पाते, तो शायद इनको आज रिलीज नहीं मिल पाती। तो ये कांग्रेस का एक है, बट ये साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी ने ऐसा कोई कड़ा विरोध किया नहीं। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी की ओर बढ़ने से पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं 27 फरवरी साल 2002। दर्शक जानते ही होंगे कि इस दिन गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 28 फरवरी को अहमदाबाद के नरोडा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी एक दंगे में। अगस्त 2009 में नरोडा पाटिया कांड का मुकदमा शुरू हुआ। इसमें 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए। उस लिस्ट में मनोज कुकरानी का भी नाम था। मनोज को दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा भी हुई। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। अब बीजेपी ने मनोज की बेटी पायल कुकरानी को नरोडा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 नवंबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पायल का भी नाम था। ये बात सामने आने के बाद से कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। इनके पिता भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनके माताजी भी, इनके पिताजी भी, पूरा परिवार कहीं ना कहीं हमने सुना है कि आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो यही असली चाल चरित्र चेहरा है। क्या बीजेपी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं था? पायल गुजरात में बीजेपी की सबसे युवा उम्मीदवार हैं। नरोडा सीट से टिकट मिलने पर पायल ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। आपको सुना देते हैं। 100%, as I said, 100% I'll give my best shot and जीत के ही आना है और जितना हो पब्लिक को कुछ निराशा का मौका नहीं देंगे। दूसरी सुर्खी आर्थिक मोर्चे से आई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने लगातार दूसरी बार आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाया है। इसके पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान जताया था, जिसे सितंबर में घटाकर 7.7% कर दिया गया। मूडीज के मुताबिक घरेलू स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें और धीमी वैश्विक वृद्धि भारत की आर्थिक गति को प्रभावित करेंगे। मूडीज ने आशंका जताई है कि साल 2023 में जीडीपी ग्रोथ घटकर 4.8% पर भी आ सकती है। फिर साल 2024 में यह बढ़कर करीब 6.4% तक जाएगी। इससे पहले मूडीज ने दावा किया था कि बढ़ती महंगाई दुनिया को मंदी की ओर ले जा रही है। विकास दर में सुस्ती और रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ग्लोबल इकॉनमी नाजुक बन रही है, जिससे कि मंदी की आशंका और बढ़ गई है। तीसरे सुर्खी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्विटर से जुड़ी है। एक तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि भारत में ट्विटर ब्लू की फीस दूसरे देशों के मुकाबले कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूएस में इस सर्विस के लिए $7.99 $60.99 यानी 645 रुपये देने होंगे और भारत में इसकी फीस 719 रुपये रखी गई है, बढ़ गया अपने आप। हाल फिलहाल के लिए ये सर्विस सिर्फ iOS के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर्स को ये सुविधा कब मिलेगी उसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। इससे जुड़ा एक और अपडेट ये है कि अभी तक ब्लू टिक सिर्फ नामी गिरामी लोगों, राजनेताओं, पत्रकारों, चर्चित संस्थानों के लिए ही उपलब्ध था, लेकिन अब कोई भी अपनी जेब ढीली करके ब्लू टिक हासिल कर सकता है। अब सवाल ये कि क्या सारे अकाउंट्स को ब्लू टिक मिल जाएगा और वो एक जैसा होगा, इसको बता देते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप ट्विटर ब्लू सर्विस के जरिए ब्लू टिक लेते हैं तो आपके अकाउंट के आगे लिखा होगा ये अकाउंट वेरीफाइड है, क्योंकि इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। दूसरी तरफ जो अकाउंट पहले से वेरीफाइड हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था, उनके आगे लिखा होगा कि अकाउंट वेरीफाइड है, क्योंकि ये सरकारी, न्यूज़, मनोरंजन या दूसरी किसी कैटेगरी में जो शख्सियतें हैं उनमें आता है। चौथी सुर्खी ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी है। इससे जुड़े अलग अलग मामलों को लेकर आज 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उस ढांचे को संरक्षित करने का आदेश दिया है जिसे एक पक्ष ने शिवलिंग और दूसरे पक्ष ने फव्वारा बता दिया था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजू खाने के संरक्षण का आदेश दिया था। दूसरी ओर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी का एएसआई से सर्वे कराने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई हुई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वहीं श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की है। पांचवी सुर्खी बेंगलोर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी। ये ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलेगी। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी किया। इस टर्मिनल को बनाने में 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये टर्मिनल बेंगलुरु एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता को 2 गुना कर देगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कर्नाटक की विरासत को मजबूत कर रहे हैं। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप सुन लीजिए। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। आखिरी सुर्खी झारखंड से आई है। यहां हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके तहत झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% और अनुसूचित जाति एससी के लिए 12% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड विधानसभा में आज 1932 के खतियान बिल को भी पास किया गया। इस विधेयक के मुताबिक वे लोग झारखंड के स्थानीय या मूल निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा। जिसका नाम खतियान में दर्ज नहीं होगा या जिनका खतियान खो गया हो या नष्ट हो गया हो, ऐसे लोगों को ग्राम सभा सत्यापित करेगी कि वो झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर कर ली जाएगी। खबरों का सिलसिला यहाँ होता है पूरा, लेकिन विदा से पहले 2 नए सिलसिलों की जानकारी आपको देनी है। इस बार का दिल टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18, 19 और 20 नवंबर को। रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे ऐप पर। आपको ऐप पर जाना है, उसके होम स्क्रीन पर ही आपको मिल जाएगा एक लिंक जहां आपको क्लिक करना है और बहुत बेसिक जानकारी देनी है। आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। वैसे आप उसके बिना भी आ सकते हैं, पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप आना के इच्छुक हों तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर ही लें। छोटा सा काम है, प्लीज़ कर लीजिए। अड्डा ही नया नहीं है, क्विज भी नहीं है। दिल टॉप क्विज फिर से शुरू हुई है जिसे आप लाइव खेल सकते हैं हमारे ऐप पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे।
क्विज खेलने पर इनाम भी है, ज्ञान का भी और पैसे का भी। टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो अगर अब तक भी आपने दी ललन टॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ये काम कर लीजिए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।